नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी क्रांति की जिसने न सिर्फ एक नए देश को जन्म दिया बल्कि पूरी दुनिया में आज़ादी की एक नई लहर दौड़ा दी। जी हाँ, ये कहानी है अमेरिकी क्रांति की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे कुछ कॉलोनियों ने मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को हरा दिया? देखिए, ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, ये एक आइडिया के जन्म की कहानी है। एक ऐसा आइडिया जिसने राजा महाराजाओं के दौर में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की नींव रखी। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अटलांटिक के पार, एक नई दुनिया में जहाँ एक नई पहचान बन रही थी। देखिए, इस क्रांति की जड़ें ना किसी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि लोगों के दिलों और दिमाग में थीं। लड़ाई शुरू होने से बहुत पहले ही एक नए तरह का इंसान, एक अमेरिकन पैदा हो रहा था। जरा सोचिए, लगभग 150 सालों तक यूरोप से लोग जहाजों पर बैठकर एक नई जिंदगी की तलाश में इस नई दुनिया में आते रहे। कुछ को आर्थिक मौके चाहिए थे, कुछ को धार्मिक आजादी, पर वो यहाँ सिर्फ पैसा कमाने या अपनी मर्जी से पूजा करने नहीं आए थे। वो अनजाने में ही एक बिल्कुल नया समाज, एक बिल्कुल नई दुनिया बना रहे थे। और ये समाज यूरोप से एकदम अलग था। देखिए, एक तरफ था यूरोप जहाँ समाज की बनावट बहुत सख्त थी, राजा महाराजा, अमीर गरीब का बहुत बड़ा फर्क। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ये भेदभाव कम था। यहाँ पहचान काम से बनती थी, जन्म से नहीं। तो जो पीढ़ियां यहाँ पैदा हुई उनके लिए इंग्लैंड एक दूर देश की कहानी जैसा था। वो अब खुद को ब्रिटिश नहीं बल्कि अमेरिकन महसूस करने लगे थे। तो फिर सब कुछ बिगड़ना शुरू कैसे हुआ? कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आया? जवाब एक शब्द में है, पैसा। एक बहुत ही महंगा युद्ध हुआ जिसके बाद ब्रिटेन ने अपनी खाली तिजोरी भरने के लिए अपनी कॉलोनियों की तरफ देखा। हुआ ये कि ब्रिटेन ने फ्रांस के खिलाफ एक बहुत बड़ा और महंगा युद्ध जीता था, जिसे 7 Years' वॉर कहते हैं। अब ब्रिटेन का खजाना खाली हो चुका था, लेकिन साम्राज्य और बड़ा हो गया था। तो उन्होंने सोचा, भाई ये युद्ध तो कॉलोनियों की सुरक्षा के लिए भी लड़ा गया था, तो इसका खर्चा भी तो उन्हें उठाना चाहिए। और बस यहीं से उस चिंगारी को हवा मिली जो आगे चलकर एक बड़ी आग बनने वाली थी। और फिर तो जैसे टैक्स की बाढ़ ही आ गई। पहले आया शुगर एक्ट, चीनी और बाकी लग्जरी सामान पर टैक्स। फिर आया क्वार्टरिंग एक्ट, जिसके मुताबिक लोगों को ब्रिटिश सैनिकों को अपने घरों में रखना और खिलाना पड़ता था। उसके बाद स्टैंप एक्ट, यानी हर कागज पर, चाहे वो कोई कानूनी दस्तावेज हो या अखबार, एक टैक्स स्टैंप लगाना जरूरी था। और फिर आए टाउनशिंड एक्ट्स, चाय, शीशा, कागज, मतलब हर जरूरी चीज पर टैक्स। लोगों को लगने लगा कि ये तो सरासर लूट है। लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं रह गई थी। धीरे धीरे ये एक वैचारिक लड़ाई बन गई, एक ऐसी लड़ाई जो उसूलों और अधिकारों की थी। ये वो मोड़ था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और इसी टकराव से निकला वो मशहूर नारा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब प्रतिनिधित्व नहीं तो टैक्स नहीं। उनका तर्क बहुत सीधा और साफ था। अगर ब्रिटिश संसद में हमारी बात रखने के लिए हमारा चुना हुआ कोई नुमाइंदा ही नहीं है, तो उस संसद को हमारी जेब से पैसा निकालने का भी कोई हक नहीं है। ये गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया। सैमुअल एडम्स जैसे नेताओं ने सन्स ऑफ लिबर्टी जैसे ग्रुप्स बनाए और इन्होंने विरोध का एक जबरदस्त तरीका निकाला, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार। मतलब, हम तुम्हारा सामान खरीदेंगे ही नहीं। ये एक शांतिपूर्ण लेकिन बहुत ही असरदार चोट थी। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, बोस्टन टी पार्टी। तारीख थी 16 दिसंबर 1773। हुआ ये कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज चाय लेकर बोस्टन के बंदरगाह पर पहुंचे। रात के अंधेरे में सन्स ऑफ लिबर्टी के लोग भेष बदलकर इन जहाजों पर चढ़ गए और चाय के 440 से ज्यादा बक्सों को तोड़कर समंदर में फेंक दिया। ये सिर्फ चाय का नुकसान नहीं था, ये ब्रिटेन की सत्ता को सीधी खुली चुनौती थी। जाहिर है, ब्रिटेन गुस्से से आग बबूला हो गया। जवाब में उन्होंने और भी सख्त कानून लागू कर दिए, जिन्हें इनटॉलरेबल एक्ट्स कहा गया। बोस्टन का बंदरगाह बंद कर दिया गया और लोगों के आज़ादी से अपनी सरकार चलाने के अधिकार छीन लिए गए। ब्रिटेन को लगा कि इस सख्ती से विद्रोह दब जाएगा, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। इस ज्यादती ने पहली बार सभी 13 कॉलोनियों को एक साथ एक दुश्मन के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब बातचीत और प्रदर्शन का दौर खत्म हो चुका था। अब बारी थी जंग की, स्वतंत्रता के लिए युद्ध की। और इस जंग की शुरुआत हुई एक ऐसी घोषणा से, एक ऐसे ऐलान से जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 4 जुलाई 1776। ये वो तारीख है
जब दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर ग्रेट ब्रिटेन से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। सोचिए जरा, उन्होंने ये ऐलान तब किया जब जंग बस शुरू ही हुई थी और जीत का कोई भरोसा नहीं था। ये उनके हौसले और अपने मकसद पर अटूट यकीन का सबसे बड़ा सबूत था। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा और मुश्किल युद्ध। जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में कॉन्टिनेंटल आर्मी ने लड़ाई लड़ी। फिर 1778 में कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, जब फ्रांस अमेरिकियों की मदद के लिए आगे आया। देखिए, फ्रांस को ब्रिटेन को कमजोर करने का एक सुनहरा मौका दिख रहा था। आखिरकार 1781 में यॉर्कटाउन की लड़ाई में ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस ने सरेंडर कर दिया और 1783 में पेरिस की संधि पर दस्तखत हुए और ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स को एक आज़ाद देश मान लिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ अमेरिका की आज़ादी पर ख़त्म नहीं होती। इस क्रांति का असर, इसकी विरासत बहुत बड़ी थी। इस एक औपनिवेशिक विद्रोह ने दुनिया को बदलने का काम किया। आइए देखते हैं कैसे। अमेरिका एक बिल्कुल नए आइडिया पर बना था, एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा देश जहां असली ताकत किसी राजा के पास नहीं, बल्कि लोगों और उनके चुने हुए नुमाइंदों के पास होती है। सोचिए, उस दौर में जब दुनिया में हर जगह बादशाहत थी, ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी विचार था। और ये क्रांति भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक खाका बन गई। इसने दुनिया का पहला मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया, एक लिखित संविधान बनाया जिसमें बिल ऑफ राइट्स यानी नागरिकों के अधिकारों की गारंटी दी गई। इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों जैसे विचारों को पूरी दुनिया में फैलाया। इसी से प्रेरणा लेकर 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और इसका असर लैटिन अमेरिका, आयरलैंड और बाद में एशिया और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलनों पर भी पड़ा। तो आखिर में एक सवाल, लगभग 250 साल पुरानी इस क्रांति से निकले कौन से विचार आज भी हमारी दुनिया को शक्ल दे रहे हैं? अपनी सरकार खुद चुनने का अधिकार, व्यक्तिगत आज़ादी, ये विचार आज कितने प्रासंगिक हैं? इस पर सोचना जरूरी है।